यार अगर ये एमसीपी का पूरा चक्कर और कॉन्सेप्ट दिमाग घुमा रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आजकल इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत हाइप चल रहा है और समझना मुश्किल है कि क्या जरूरी है और क्या बस शोर शराबा है। देखो, आज के हिसाब से एमसीपी अभी एकदम से गेम चेंजर तो नहीं है, लेकिन इसमें यह दम है कि यह फाउंडेशन बन जाए जिससे एआई एजेंट्स तुम्हारे डेटा और एप्लीकेशंस के साथ एकदम स्मूथली इंटरेक्ट कर सकें। इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि एमसीपी एक्चुअली है क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये एआई को तुम्हारे रोज के काम में इंटीग्रेट करने का तरीका बदल सकता है। अगर तुम आखिर तक मेरे साथ बने रहे तो तुम्हें एकदम समझ आ जाएगा कि क्यों सब लोग इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं। चलो सीधे अंदर घुसते हैं। ठीक है, तो YouTube पर ज्यादातर ट्यूटोरियल से हटके मैं इसको जितना हो सके उतना ग्राउंडेड और एकदम प्लेन इंग्लिश में रखने की कोशिश करूंगा और टेक्निकल जार्गन जितना हो सके उतना अवॉइड करूंगा। तो सबसे पहली बात, तुम्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? और ये पूछना बहुत जरूरी है हर उस चीज के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये गेम चेंजर है या सब कुछ बदल देगा। इस केस में तुम्हें इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि जैसे HTTPS या और मेजर फ्रेमवर्क्स या काम करने के तरीके हैं, एमसीपी भी वैसा ही हो सकता है। गारंटी नहीं है, हो सकता है ये एक नया स्टैंडर्ड बन जाए कि एआई एजेंट्स दूसरी एप्लीकेशंस से कैसे बात करेंगे। अगर हम HTTPS का एग्जाम्पल लें तो एक पॉइंट पर वेब डेवलपर्स और कंपनीज मान गए थे कि ये एक नया प्रोटोकॉल या फ्रेमवर्क होगा जिससे तुम सिक्योरली एक वेबसाइट से बात करोगे। अगर तुम्हें नहीं पता तो अगर तुमने कभी ऑनलाइन कुछ सिक्योर साइट से खरीदा है या अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन कहीं डाली है जहां तुम ट्रस्ट करते हो, तो HTTPS वेबसाइट पर तुम्हें वो सिक्योरली करने में हेल्प करता है। एमसीपी का जो दिख रहा गोल है वो कुछ वैसा ही है, एक ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड और सिक्योर तरीका ऑफर करना जिससे एक एआई एजेंट बहुत सारी एप्स से बात कर सके जिसमें मल्टीपल मोडालिटीज हों। ये मल्टीपल मोडालिटीज वाला पार्ट ही है जिसकी वजह से एमसीपी को प्राइमरीली मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल कहते हैं, लेकिन इसको मल्टी कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ईमेल प्रोवाइडर या डेटाबेस से ही बात नहीं करनी है। तुम हर तरह की एक्टिविटीज कर सकते हो क्योंकि एआई एजेंट के पास बात करने के लिए सर्वर होगा जो बहुत अलग अलग टास्क्स और शायद अलग अलग डोमेन्स ऑफ थिंकिंग के काम कर सकता है, सिर्फ एक नहीं। अब अगर इसको एक सेंटेंस में समराइज करना हो कि ये लेमन्स टर्म्स में क्या है, तो तुम अक्सर एंथ्रोपिक साइट्स और बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स पे देखोगे कि लोग इसको एक USB-C की तरह बताते हैं जहां तुम्हें अलग अलग केबल्स नहीं चाहिए अपने कंप्यूटर, वीडियो कैमरा या फोन के लिए। और एनालॉजी के तौर पर यह काम करता है, लेकिन मुझे जो यूज करना पसंद है वो है यूनिवर्सल ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट। तो इमेजिन करो कि ये ट्रांसलेटर हर तरह की एप्लीकेशन से बात करने की कोशिश कर रहा है जिनकी फंक्शनैलिटी बहुत अलग है, और हर एक से उसकी अपनी लैंग्वेज में बात कर पाना एमसीपी जो प्रॉमिस करता है उसकी सुपर पावर है। और अगर अभी भी क्लियर नहीं है कि इसकी ज़रूरत क्यों हो सकती है, तो चलो LLMs का एवोल्यूशन बहुत क्विकली देखते हैं। तो 2022 में जब चैट जीपीटी पैदा हुआ तो शुरू में हमारे पास प्योरली LLM इंटरेक्शंस थे। मतलब तुम LLM से बात करते हो, उससे कुछ पूछते हो, तुम हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछते हो और वो रिप्लाई करता है। तो तुम कुछ ऐसा पूछ सकते थे कि एक नए इंजीनियर रोल के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन लिखो, और फिर कुछ महीनों बाद तुम मैन्युअली टूल्स को कॉल करना स्टार्ट कर पाए। और मैं इस वर्ड मैन्युअली पे जोड़ दूंगा। जहां तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, मान लो तुम कस्टमर सपोर्ट बॉट से बात कर रहे हो और तुम कहते हो मुझे ASAP किसी से बात करनी है। इस केस में LLM कहेगा मुझे खुद तो नहीं पता ये कैसे करना है, लेकिन मेरे सिस्टम में कुछ मैन्युअली इंस्टॉल टूल्स हैं जिनको मैं कॉल कर सकता हूं। और टास्क के परसीव्ड कॉन्टेक्स्ट के बेस पर वो शायद कहेगा कि पता है क्या, हमें गूगल कैलेंडर कॉल करना चाहिए तुम्हें किसी से बात करने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। और हालांकि ये एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि जब तुम ये टूल्स सेटअप करते थे तो तुम्हें उन्हें इस तरह से सेटअप करना पड़ता था कि वो स्पेसिफिक LLM, चाहे वो एंथ्रोपिक हो या ओपन AI, टूल को कस्टमाइज करे जिस तरीके से वो उस टूल को कॉल करने की उम्मीद कर रहा है। ये तो छोड़ो, अगर तुम्हें गूगल कैलेंडर में अपॉइंटमेंट बुक करनी थी तो तुम्हें उसको एक मैनुअल फंक्शन के तौर पर आइटमाइज करना पड़ता था। और अगर तुम्हें कोई एग्जिस्टिंग कैलेंडर इवेंट अपडेट या डिलीट करना था तो तुम्हें सब फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते थे वो करने के लिए।
तो सिर्फ इसीलिए कि तुमने गूगल कैलेंडर से कनेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस एप्लीकेशन के अंदर हर सिंगल वर्कफ्लो या टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हो। टाइम के साथ जैसे जैसे तुम और टूल्स और सब फंक्शनैलिटीज ऐड करते जाते हो और वो टूल्स अपने फ्रेमवर्क्स अपडेट करते हैं, ये मेंटेनेंस का नाइटमेयर बन जाता है। तो अब एमसीपी के साथ गोल ये है कि एक एलएलएम सिर्फ सर्वर को कॉल करे, इंडिविजुअल टूल्स या सब फंक्शंस को नहीं। सर्वर फिर टूल्स से डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया, अगर हम बोलते हैं मैं अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूं और रिमाइंडर रिसीव करना चाहता हूं, तो वर्कफ्लो डिफरेंट होगा। एलएलएम बोलेगा मैं खुद तो नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूं, आओ देखते हैं मेरे पास क्या एक्सेस है। तो वो बोलेगा मेरे पास ये एमसीपी सर्वर है, मैं इसको कॉल कर सकता हूं। ये सर्वर एक ऑपरेटर या ऑर्केस्ट्रेटर की तरह है। ये रिक्वेस्ट रिसीव करता है, फिर देखता है कि इसके पास कौन से टूल्स का एक्सेस है, और फिर उन सर्वर्स और टूल्स में जाके देखता है कि कौन से फंक्शंस पॉसिबल हैं। तो इस केस में ये शायद देखे कि उसके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं और उनमें से एक सर्वर गूगल कैलेंडर है, जहां उसके पास एक जगह पर ये सारे सब फंक्शंस का एक्सेस है। कैलेंडर इवेंट क्रिएट, अपडेट या डिलीट कैसे करें, और हर तरह के और ऑपरेशंस। तो अब तुम्हें जेमिनाई या ओपन एआई या जो भी एलएलएम फंक्शन कॉलिंग यूज करना चाहता है, उसके लिए ऑपरेशंस या फंक्शंस और उनको कैसे स्ट्रक्चर और बात करनी चाहिए, स्पेसिफिक फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस सर्वर से इंटरेक्ट करना है और फिर सर्वर को पता है कि इन सारे सब टूल्स और सब फंक्शनैलिटीज से कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर ये प्रॉपरली और स्केल पे डन हो, दो कीवर्ड्स यहाँ, तो फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा सीमलेस हो जाएगा सारे टूल्स ऐड करने के लिए, और हेलुसिनेशन के बारे में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में हालांकि ये अभी अपनी इन्फेंसी में है, और मैं एमसीपी के साथ पॉसिबल चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बाद में वीडियो में वापस आऊँगा। अब अगर तुम एक बिग टू स्मॉल पिक्चर अप्रोच लेना चाहते हो कि ये कैसे काम करता है, तो चलो कुछ की एग्जांपल्स में नीचे जाते हैं। तो मैंने मेंशन किया कि मैं एमसीपी को एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर मानता हूँ। तो अगर हम वो एग्जाम्पल लें और इसको गूगल ट्रांसलेट जैसी किसी चीज़ से कंपेयर करें, तो अगर हम ये बहुत सिंपल वर्क फ्लो लें और मेरे साथ बेयर करना, इमेजिन करो कि तुम एक क्वेश्चन पूछते हो और मैं कैनेडियन हूँ, तो मैं कैनेडियन इंग्लिश में पूछूंगा, और फिर ये एआई असिस्टेंट के पास जाता है यहाँ, और फिर ये रिक्वेस्ट करता है कि हम स्पेसिफिक टूल्स से बात करें, और फिर ये एमसीपी अब हमारे बिग ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है। शायद हमारा कैलेंडर ऐप इस एनालॉजी के पर्पस के लिए फ्रेंच बोलता है, शायद हमारा ईमेल ऐप स्पेनिश बोलता है, और शायद हमारे डेटाबेस के लिए वो मैंड्रिन बोलता है। अब टिपिकली अगर तुम्हारे पास ये मिडल मैन या कॉन्डुइट या ब्रिज बीच में नहीं होता, तो तुम्हें फंक्शन को क्रिएट और राइट करने का एक तरीका ढूंढना पड़ता, जिससे फ्रेंच को इंग्लिश, स्पेनिश को इंग्लिश और फिर मैंड्रिन को इंग्लिश इक्वलाइज किया जा सके। लेकिन क्योंकि हमारे पास एमसीपी ट्रांसलेटर का इंटरमीडियरी है, तुम इंग्लिश में रिक्वेस्ट करते हो और फिर ट्रांसलेटर हैंडल करता है कि बाकी एप्लीकेशन से कैसे कम्युनिकेट करना है। तो जहां हमारा कैलेंडर ऐप नॉर्मली इंग्लिश में ट्रांसलेट होना पड़ता था, अब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेटर को वापस आंसर कर सकता है, और फिर हम वापस असिस्टेंट के पास जाते हैं और हमारे पास बहुत लीन वर्क फ्लो और फीडबैक लूप है। तो अगर ये समझ में आता है, तो हम एक लेवल नीचे जाएंगे मीडियम लेवल पर्सपेक्टिव तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम ये वर्क फ्लो लें, और ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मान लो ये तुम हो, तुम सेल्स रिपोर्ट के बारे में एक क्वेश्चन पूछते हो, वो क्वेश्चन एआई असिस्टेंट के पास जाता है, और फिर उसको रियलाइज होता है कि मुझे सेल्स डेटा चेक करना है। फिर वो रिक्वेस्ट एमसीपी या हमारे यूनिवर्सल ट्रांसलेटर को भेजता है, और फिर उसके बेस पे वो बेस्ट टूल देखता है जिससे उसको बात करनी चाहिए। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पर ये एआई रिक्वेस्ट को ईमेल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, ये देखने के लिए कि ईमेल में एग्जिस्ट है या नहीं। ये इसको एसक्यूएल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, जो डेटाबेसेस से बात करने की लैंग्वेज है। शायद सेल्स डेटा डेटाबेस में एग्जिस्ट करता होगा, प्रॉबेबली करेगा, और फिर ये क्वेरीज राइट करता है या क्वेरी रिक्वेस्ट्स भेजता है वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। सेम चीज अगर तुम कैलेंडर पर वापस जाओ, और तुम यहाँ देख सकते हो, क्योंकि ये बात करने के लिए सही टूल है। ये रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करता है, और फिर हमें डेटाबेस से जो भी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स मिलता है वो वापस मिल जाता है, और फिर हम रिस्पॉन्स वापस लेते हैं। एमसीपी अब उस रिस्पॉन्स को वापस कोट अनकोट प्लेन इंग्लिश में असिस्टेंट को ट्रांसलेट करेगा। ये कहेगा ये है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। एआई असिस्टेंट वो लेता है,
और तुम्हें देता है तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देने के लिए, और कहता है कि तुम्हारी सेल्स लास्ट मंथ से 15% अप हैं। तो ब्यूटी यहाँ ये है कि ये स्मार्ट इनफ था ये समझने के लिए कि कौन सा टूल यूज करना है। भले ही हमारे पास सिर्फ मल्टीपल टूल्स ही नहीं थे बल्कि मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट्स भी थे, क्योंकि तुम देखोगे मैंने यहाँ कुछ रैंडम एग्जांपल थ्रो किया है कुछ स्मार्ट होम टूल का जिसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, साथ ही एक कैलेंडर का भी। तो इसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स के बहुत डिफरेंट टाइप्स के टूल्स से बात करने की पावर है, लेकिन उस पर फोकस करे जो तुम्हारे स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखते हुए मैटर करता है। तो अगर ये समझ में आता है तो हम इसके सबसे ग्रैन्युलर वर्जन पर जाएंगे, जहां हम एमसीपी की रियल पावर स्केल पर देखेंगे। तो सबसे लोएस्ट लेवल पर जाते हैं। चलो सिर्फ एक सिंपल वर्क फ्लो लेते हैं, लेकिन एक पॉसिबल सर्वर के सारे कनेक्शंस दिखाते हैं। अगर तुम यहां देखो, मान लो तुम अपने ईमेल्स में हेल्प करने के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो भी वो है। तुम वो रिक्वेस्ट एआई असिस्टेंट को भेजते हो। वो असिस्टेंट फिर कहता है, पता है क्या, हमें ईमेल एक्सेस चाहिए। ये मल्टीपल सर्वर्स पे जाता है। मैं बस उनमें से एक सर्वर दिखा रहा हूं, और इस केस में मान लो एमसीपी के पास एक ईमेल सिस्टम का एक्सेस है। उस एक सर्वर के पास ये सारी फंक्शनैलिटीज का एक्सेस हो सकता है। तो जहां पहले एक एलएलएम के साथ मुझे मैन्युअली एक टूल बिल्ड करना पड़ता था ये कहने के लिए, हे ये है ईमेल्स रीड करने का पाइथन फंक्शन, ये है ईमेल्स सर्च करने का पाइथन फंक्शन। अब हम एक सर्वर पर जाते हैं जो ईमेल्स रीड करना, सर्च करना, ड्राफ्ट करना, सेंड करना, फिल्टर करना या स्केड्यूल करना इन्वोक कर सकता है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर। और इमेजिन करो तुम्हारे पास स्लैक के लिए ये होता, जहां तुम मैसेज लिख सकते हो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो, मैसेज रिसीव कर सकते हो, और बेसिकली सारे सर्विसेज और उनके सारे सब फंक्शंस तक एक्सपैंड कर सकते हो। ये सुपर इंपॉर्टेंट और बिग अपॉर्चुनिटी क्यों है मैं बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन इसकी पावर जैसे तुम देख सकते हो ये है कि तुम अब लीनर और स्मार्टर सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो। अब एक और सुपर पावर जो एमसीपी के पास है वो ये है कि ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक पे फोकस नहीं करता जैसे एक टूल कॉल टिपिकली करेगा। ये टू वे ट्रैफिक पे फोकस कर सकता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सकता है, और इंफॉर्मेशन की उस स्ट्रीम को गोइंग रख सकता है, साथ ही डिफरेंट सर्वर्स में कॉन्टेक्स्ट कीप कर सकता है। इसका प्लेन इंग्लिश में क्या मतलब है, अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो ये तुम हो। तुम एक क्वेश्चन पूछते हो जो एआई असिस्टेंट के पास जाता है, जो फिर ये जानते हुए कि इसको कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की ज़रूरत है, हमारे यूनिवर्सल ट्रांसलेटर के पास जाता है, और अब ये तुम्हारी ईमेल सर्विस, डेटाबेस, क्लाउड ड्राइव या कैलेंडर से बात कर सकता है। नोटिस करो यहाँ दो एरोज हैं, ये सिर्फ तुम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने जा रहे हो और वापस ले रहे हो वो नहीं है। तुम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, और वो ईमेल सर्विस फॉर एग्जांपल एक्चुअली तुम्हें और डेटा प्रोवाइड कर सकती है। तो ये पोटेंशियली इन्फिनिट स्ट्रीम नहीं, लेकिन रिक्वेस्टिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन का बैक एंड फोर्थ बन जाता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिसीव करना नहीं है, राइट, ये दोनों गेट कर रहा है। तो टाइम के साथ तुम्हारे एजेंट्स अब वो कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर सकते हैं जो उसने डिफरेंट सर्विसेज से रिसीव किया है, और शायद उसको अपने कॉन्टेक्स्ट के पार्ट के तौर पे यूज कर सकता है जब वो उन सर्विसेज से दोबारा बात कर रहा है। चलो इसको और ज्यादा इंग्लिश बनाते हैं। अगर तुम अपनी ईमेल सर्विस से इंफॉर्मेशन मांगते हो और वो तुम्हें तुम्हारे लास्ट 20 ईमेल्स की लिस्ट वापस देता है, ओके। अब अगर तुम एक और रिक्वेस्ट करते हो और कहते हो क्या मैं इसको अपनी ड्राइव में ऐड कर सकता हूं, एक, इसको पता होगा कि तुम उन ईमेल्स को रिफर कर रहे हो, और अब ये उस ईमेल सर्विस रिस्पांस को ले सकता है जो तुम्हें पहले रिसीव हुआ, उसको कॉन्टेक्स्ट में कीप कर सकता है, और फिर थियोरेटिकली ये जान पाएगा कि ओके ये वो 20 हैं जिनको गुरिंदर क्लाउड सर्वर में डालना चाहता है। और अगर मैं बाद में डेटाबेस या कैलेंडर यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो डिफरेंट टूल्स के पूरे कॉन्टेक्स्ट जिनको मैंने कॉल किया, साथ ही जो डेटा उसने मुझे प्रोवाइड किया जब मैंने उनको कॉल किया, वो मेंटेन रहेगा। जबकि राइट नाउ हर सिंगल टाइम जब तुम एक एलएम के साथ टूल कॉल करते हो, तो ये एक सिंगल इंटरैक्शन जैसा है। मुझे अपने कैलेंडर इनवाइट के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दो, ओके, ये रिट्रीव करेगा, मुझे लेटेस्ट ईमेल दो जो मुझे मिला, ओके, ये रिट्रीव करेगा, और बस इतना ही। और उस एलएलएम इंटरैक्शन के थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करने के अलावा तुम्हारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। टूल्स को तो दूर की बात है कि एक्चुअली एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की एबिलिटी हो। एजेंट्स के साथ गोल एक्चुअल ऑटोनॉमी या एजेंसी है।
एक पॉइंट पर पहुंचने जहां डिफरेंट सब सर्विसेज एक दूसरे से बात कर सकें और एजेंट वे इन कर सके और बहुत स्ट्रांग रीजनिंग मॉडल्स यूज कर सके। वो पॉइंट है जहां हम रियल एजेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं वर्सेस बहुत सारा स्टफ जो वहां आउट देयर है, जो मुझे अभी भी वर्क फ्लो ऑटोमेशन विद स्प्रिंकल्स ऑफ जेन ऑफ एआई लगता है। ऑल राइट, इससे पहले मैंने मेंशन किया था कि अभी तक हम इसको मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसको मल्टी कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल भी जाना जा सकता है और ये नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हें दिखाएगा क्यों। तो फिर से अगर ये तुम हो और तुम एक क्वेश्चन पूछते हो जैसे मुझे हमारी Q4 सेल्स रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और तुम इसको एक एआई असिस्टेंट को रूट करते हो जो यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट के पास जाएगा, और इस केस में तुम्हारे पास सर्वर्स या टूल्स के मल्टीपल वर्जन्स हैं जिनसे तुम्हारा एजेंट कम्युनिकेट कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस रिसोर्स से बात करें यहां, तो इसके पास तुम्हारे डेटा का एक्सेस हो सकता है जो फाइन है। अगर तुम्हारे पास ये दूसरा रिसोर्स है जो एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, तो ये एसओपीज या प्रॉम्प्ट्स की सीरीज हो सकती है जो तुम एजेंट को फॉलो करने के लिए डालते हो। तो ये एक छोटी मैनुअल की तरह एक्ट करता है। तो तुम जाके कह सकते हो पता है क्या, जाओ और ये टास्क एग्जीक्यूट करो। और ये स्मार्ट इनफ हो सकता है ये जानने के लिए कि इन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स या एसओपीज को चेक करे जो तुमने एजेंट को दिए हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज करके डिफरेंट टाइप्स की एनालिसिस कंडक्ट करनी चाहिए। ये सिर्फ एक और चीज को इन्वोक करने से वाइल्डली डिफरेंट है यहाँ, जो सिर्फ टूल्स और एक्शंस की सीरीज है। तो तुम मल्टीपल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो जो हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीव करो, जाओ और इन चीट शीट्स को डबल चेक करो जो मैंने तुम्हारे लिए बिल्ड की हैं, बेसिकली इंटरैक्ट और ऑपरेट कैसे करना है। पर और लास्ट वाला हो सकता है, जाओ और इन 10, 15, 50 डिफरेंट सर्विसेज से बात करो और डिसाइड करो कि कौन सा सब ऑपरेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट है मेरी रिक्वेस्ट को देखते हुए। तो होपफुली इस पॉइंट तक तुम देख सकते हो कि एमसीपी क्या पावर प्रोवाइड कर सकता है और कैसे ये एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है उससे जिसकी हमें आदत रही है। अब ये हमें क्या बिग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो दो मेन वंस हैं जो मुझे दिखते हैं, दो मेन गोल्डन डोर्स। वंस एमसीपी ज्यादा मैच्योर हो जाए, और मैं एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि ये अभी अपनी इन्फेंसी में है, ये करीब 4 या 5 महीने पहले पैदा हुआ था और हालांकि लोग रश कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दौड़ रहे हैं, मैं कहूंगा अभी भी ये प्रोडक्शन रेडी नहीं है। लेकिन जब ये होगा तो यहाँ दो बिग अपॉर्चुनिटीज हैं। एक ये है कि मिडलवेयर वेंडर्स जैसे make.com, Zapier या यहाँ तक कि एजन भी अपने एमसीपी सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत सारे रीजंस के लिए गेम चेंजर होगा। अगर तुम इसके बारे में जनरली सोचो, राइट नाउ तुम make.com या Zapier से इंटरेक्ट करते हो बस अपना वर्कफ्लो क्रिएट करके और फिर उनकी फंक्शंस की लिस्ट में से फंक्शन ढूंढकर एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन क्या हो अगर तुम बस Zapier के पूरे सर्वर या make.com के पूरे सर्वर को एक्सेस कर सको और जब तुम एक क्वेश्चन या एक वर्कफ्लो मांगो तो ये एक्चुअली एग्जैक्टली जानता हो कि कौन से टूल्स किस ऑर्डर में इन्वोक करने हैं, बिना तुम्हें मैन्युअली वो वर्कफ्लो बिल्ड किए खुद। तुम अब बेसिकली मैन्युअली वर्कफ्लो बिल्ड करने की पूरी लेयर कट आउट कर दोगे और फिर तुम बस Zapier के डोर पे नॉक कर पाओगे। ये अपना सेसमी डोर खोल देगा और तुम्हें अपनी सारी 5-6,000 इंटीग्रेशंस दिखाएगा और फिर एजेंट डिसाइड करेगा कि उसको कौन से किस सीक्वेंस में चाहिए। ये किसी के लिए भी बिना टेक्निकल एक्सपर्टीज के एक एजेंट सेटअप करना बहुत आसान बना देगा जो हर तरह की चीजें कोट एंड कोट ऑटोनोमसली कर सकता है। तुम इमेजिन कर सकते हो अगर तुम इन प्रोवाइडर्स में से किसी के भी डोर्स पे नॉक करो तो तुम्हारे पास जीमेल के पूरे गूगल वर्कस्पेस, वहां के सारे फंक्शंस, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर, सेल्सफोर्स, स्लैक, शॉपिफाई, ड्रॉपबॉक्स और बाकी किसी भी इंटीग्रेशन का एक्सेस हो सकता है। और अगर हम एक फ्यूचर इमेजिन करें जहां एमसीपी सर्वर्स के ये सारे वेंडर्स, अगर Zapier पे कोई इंटीग्रेशन है जो मेक पे नहीं है, तो तुम फिर भी दोनों को एक्सेस कर सकते हो बस इंडिविजुअली हर डोर पे नॉक करके, और तुम थियोरेटिकली और सर्वर्स ऐड करते रह सकते हो जिनका तुम्हारे एमसीपी के पास एक्सेस है। ये एक मेजर अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरा अपॉर्चुनिटी, और ये ऑलरेडी स्टार्टिंग हो रहा है, मैं देख रहा हूं ये हो रहा है, वो ये है कि तुम्हारे पास स्मिथरी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। और स्मिथी वो जगह है जहां बहुत सारे लोग ओपन सोर्स सर्वर्स सेटअप कर रहे हैं जो सर्टेन एक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं या सर्टेन टूल्स का एक्सेस रखते हैं। तो बस इस छोटे से स्क्रीन कैप्चर पे जो मेरे पास है, तुम राइट साइड पर यहां देख सकते हो ब्रेव सर्च,
किसी ने एक सर्वर सेटअप किया है जिस पे तुम जा सकते हो और बस क्लिक करके सेटअप कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो कि तुम ब्रेव ब्राउज़र को ऑटोनोमसली वेब सर्चेस एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सेस कर सकते हो। और टाइम के साथ मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगले 6 मंथ से 1 साल में तुम्हारे पास थाउजेंड्स और पॉसिबल सर्वर सेटअप्स होंगे जिनको तुम बस 1 क्लिक इंपोर्ट कर सकते हो। इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मैन्युअली इसको खुद सी करने के लिए रश नहीं करता। ये इन्फिनिटली आसान और बहुत फास्टर होने वाला है। तो जिस तरह तुम्हारे फोन पर ऐप स्टोर होता है, तुम्हारे पास पॉसिबल सर्वर्स का एक ऐप स्टोर होगा जो टन्स ऑफ टास्क्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहां कुछ कीस्ट्रोक्स और क्लिक्स से तुम उनको एक एजेंट से हुकअप कर पाओगे और उस एजेंट को सुपर ह्यूमन बना पाओगे। अब हालांकि ये सब ऑसम मिथ है, मुझे हमेशा जितना हो सके उतना पेसिमिस्टिक रहना पसंद है, क्योंकि ग्राउंडेड रहना जरूरी है कि जनरेटिव एआई स्पेस में कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। हर चीज कॉन्स प्रोन है और ये भी एक्सेप्शन नहीं है। तो एक एग्जाम्पल, हमने सारे प्रोज देखे। फैक्ट ये है कि तुम्हारे पास अब एजेंट्स के लिए इंप्रूव डिसीजन मेकिंग हो सकती है, इन ऑटोमेशंस और टूल कॉल्स को स्केल करना आसान है और ज्यादा, और सर्वर्स और टूल्स को कनेक्ट करना आसान है। लेकिन सर्वर्स और टूल्स के उस कनेक्शन के साथ अगर थियोरेटिकली तुम्हारे पास 10 डिफरेंट सर्वर्स हैं जिनसे तुम बात कर सकते हो, हर एक में 10 फंक्शनैलिटीज हैं जिनको तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो तुम और ज्यादा हेलुसिनेशन होने का रिस्क रन करते हो, क्योंकि ये लैंग्वेज मॉडल्स रीजनिंग में वे बेटर हैं। लेकिन यहां तक कि बेस्ट रीजनिंग मॉडल्स जो स्केल पे बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो भी परफेक्ट नहीं है, या अभी भी 5 से 7% हेलुसिनेशन का रीजनेबल एरर रेट है। तो जब क्रिटिकल प्रोडक्शन टास्क की बात आती है एक कंपनी में, 5 से 7% अभी भी बहुत हाई एरर रेट है, और हमारे पास अभी भी फुली अग्रीड अपॉन प्रोटोकॉल नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये एमसीपी होने वाला है, लेकिन हमें अभी भी वेट करना होगा कि क्या वो एक्चुअली मटेरियलाइज होता है या नहीं। कुछ और चीज़ें अकाउंट में लेने के लिए ये हैं कि अगर तुम्हारे पास एक एजेंट है जिसके पास हर तरह के टूल्स का एक्सेस है और उसको इन सारे सर्वर्स और सारे सब टूल्स के थ्रू रीजन करना पड़ता है, तो नेचुरली फॉर नाउ ये ज़्यादा लेटेंसी ऐड करेगा। मतलब क्वेश्चन पूछने से रिस्पॉन्स रिसीव करने तक ज़्यादा टाइम लगेगा। और क्योंकि अगेन ये अपनी इन्फेंसी में है, हमें नहीं पता कि वो 10 सेकेंड्स, 1 मिनट या 2 मिनट्स होगा। तो जब प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस या चैटबॉट्स जैसी चीज़ों की बात आती है, तो हमें अभी भी टाइम चाहिए इसको मैच्योर होने के लिए। और लास्ट चीज़ यहाँ ये है कि हालांकि एमसीपी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें अब एक इंटरमीडिएरी लेयर है, उन सर्वर्स और उस लेयर को सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो इन सर्वर्स को सिक्योर करने के प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अगर तुम उस लास्ट स्लाइड पे वापस जाओ तो ये सब ओपन सोर्स हैं, राइट? तो जैसे जैसे हम और ओपन सोर्स सर्वर्स ऐड करते हैं कनेक्ट करने के लिए, उनमें अब बैड एक्टर्स के उन सर्वर्स पर अटैक करने या उन सर्वर्स में कुछ इंजेक्ट करने के नए वेक्टर्स हो सकते हैं, ताकि तुम्हारा एजेंट कुछ मेलिशियस करे। तो ये एक और चीज है जिस पर ज्यादातर लोग अभी ध्यान देना केयर नहीं करते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल होगा ये इंश्योर करने के लिए कि ये सिर्फ स्केलेबल ही नहीं है, बल्कि फ्यूचर में इंप्लीमेंटेशन के लिए सेफ भी है। तो होपफुली ये सब देखकर ये क्लियर है कि एमसीपी अब क्या है। यहां तक कि अगर तुम टेक्निकल नहीं हो, और ये बस रियली इंपॉर्टेंट है कि तुम समझो कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि हालांकि ये कोट अनकोट प्रोडक्शन स्केल रेडी आज नहीं है, ये होगा। और जो ये है, ये एजेंट्स कैसे सेटअप होते हैं, उसके लिए एक ह्यूज रेवोल्यूशन होगा। अगर तुम्हें ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना। ये एल्गोरिदम को रियली हेल्प करता है। मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिलूंगा।